स्वागत दोस्तों, अगर चैनल से वीडियो करके जाएंगे सामने मध्य चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करके नोटिस जारी करने वाले जज ने इस पूरे केस से अपना नाम वापस ले लिया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के दबाव की जानकारी सामने आ रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता की हरकतों के बाद ये फैसला लिया गया है। दोस्तों इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, डिटेल में आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रेलवे स्टेशनों पर जबरदस्त तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल जा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। और तमिलनाडु के अंदर भी एआईएडीएमके और डीएमके के कार्यकर्ताओं में जोरदार तरीके का गुस्सा और आपसी लड़ाई देखने को मिला। दोस्तों इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने बीजेपी की पूरी तरीके से पोल खोल दी है। दोस्तों बताएंगे क्या बोल रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को जानबूझकर किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मुकदमे में फंसाने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और जजों के ऊपर भी जोरदार तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, यानी देश के अंदर सारी संवैधानिक संस्थानों की पूरी तरीके से हत्या की जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था। दोस्तों दोहरी नागरिकता से जुड़ा ये मुकदमा दायर कराया गया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जज ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे पता चल रहा है कि बीजेपी के लोग जजों के ऊपर कितना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मामला 17 अप्रैल को सामने आया था, जहां पर याचिकाकर्ता समेत केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है, तो इसके जवाब में केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों ने कहा कि राहुल गांधी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि फिर हम अपना फैसला वापस लेते हैं और राहुल गांधी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई थी उस फैसले को वापस लेकर पहले राहुल गांधी को नोटिस दीजिए और उनके जवाब का इंतजार करिए, तब जाकर आगे कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बीजेपी के नेता और वकील जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, दोस्तों बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता विघ्नेश ने जज के खिलाफ ही उल्टी सीधी बयानबाजी करनी शुरू कर दी। दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी के नेता और राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाले एस विघ्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जज के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों और यहाँ तक कि जज को भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले को लेकर जज साहब काफी ज्यादा भड़क गए दोस्तों, और भड़के इतना कि जज ने फैसला लिया कि वो इस मामले में अब सुनवाई नहीं करेंगे। राहुल गांधी का मामला सुन रहे हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जज सुभाष विद्यार्थी ने इस केस से खुद को अलग कर लिया है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट के अंदर फैसले पर पिछले दिनों टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट इस मामले को लेकर नाराज हो गया है और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी शिकायत करने की बातें चल रही थी। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी के फेवर में, यानी जो न्याय करने का एक तरीका है कि आप पूछिए जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो इस मामले पर क्या जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद आगे केस बढ़ाइए। तो राहुल गांधी से पूछा ही नहीं गया और राहुल गांधी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधा एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया। बाद में कोर्ट ने फैसले को पलटा तो भाजपा के नेता का आरोप है कि कोर्ट राहुल गांधी के फेवर में उनके समर्थन में काम कर रहा है। दोस्तों जबकि राहुल गांधी देश के अंदर ना तो किसी मंत्री के पोस्ट पर है, ना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो फिर एक वकील या एक जज को क्या फायदा मिलेगा राहुल गांधी के समर्थन में फैसला लेने से, खासकर नियमों को ताक पर रखकर कोई फैसला लेने से क्या कुछ मिलेगा। ये बात एकदम हजम नहीं होती कि कोई बीजेपी शासित राज्य के अंदर ये आरोप लगा दे कि राहुल गांधी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों यानी ये सोच से भी परे वाली बात है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई करवाने के लिए गए थे उस कार्रवाई में इतनी तेजी नहीं दिख रही, तो कहीं ना कहीं जज पर ही उल्टा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जज को इस मामले से तो हटना चाहिए, वो उनका अपना खुद का फैसला है, जो चाहेंगे वो सही फैसला लेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 के बीच दूसरे शहरों से बंगाल पहुंचने वाले होड़ सी मच गई है। मुस्लिम मतदाता भारी तादाद में बंगाल लौट रहे हैं, खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंचने वालों की तादाद ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई और सूरत से भारी संख्या में मुस्लिम बाहुल्य जिले के लोग बड़ी संख्या में अपने अपने बंगाल के जिले पहुंच रहे हैं। दोस्तों दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों के अंदर रेलवे स्टेशन पर खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। स्पेशल ट्रेन के जरिए भारी संख्या में लोग बंगाल का रुख कर रहे हैं। लोगों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में नाम कटने के बाद पैनिक की स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों यानी बंगाल के खासकर जो मुस्लिम मतदाता है वे लोग इस बात से परेशान है कि एसआईआर में उनका नाम काटा गया है और अगर उन्होंने इस बार जिन लोगों का नाम है वो लोग अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर उनको पूरे बंगाल के अंदर रहने नहीं दिया जाएगा। और इस तरीके की एक बातें फैली हुई है दोस्तों, जिसका असर ये हो रहा है कि भारी संख्या में मुस्लिम मतदाता अलग अलग जिलों के अंदर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एसआईआर करवा रही है दोस्तों, खासकर चुनाव से कुछ महीने पहले जिस तरीके से 91 लाख लोगों के नाम काटे गए दोस्तों, इन बातों से कहीं ना
कहीं मुस्लिम समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोगों के बीच में मैसेज क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार एसआईआर के माध्यम से नागरिकता छीनने की कोशिश कर रही है और यही बड़ा कारण दोस्तों की रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसमें ज्यादातर जो लोग चाहे वो किसी भी समुदाय के हो जो बंगाल लौट रहे हैं वो पैनिक होकर यानी डर कर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से ये वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला वोट है दोस्तों, जो जाएंगे इतनी मुश्किल से इतनी गर्मी में तड़पते हुए, तो फिर आप लोग जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ कैसे वोट करेंगे और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोगों को बंगाल के अंदर एसआईआर बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए ऐसे होंगे कि एसआईआर वरदान ही साबित होगा, क्योंकि एसआईआर को लेकर एक बड़ी नाराजगी बड़े समुदाय के बीच में है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमूमन तमिलनाडु की राजनीति शांति वाला माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर शांत स्वभाव से राजनीति लोग करते हैं और किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस यानी एक दूसरे को परेशान नहीं करते, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ हद तक आपसी विवाद जमकर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि एनडीए गठबंधन की पार्टी एआईएडीएमके को कैसे भी सत्ता हासिल करनी है, अगर वो सत्ता में नहीं आए तो फिर तमिलनाडु की राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और इसीलिए एनडीए गठबंधन के साथ में एआईएडीएमके आई है दोस्तों, यानी बीजेपी के खिलाफ तमिलनाडु में माहौल रहता है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ में एआईएडीएमके आई और पलानीस्वामी ने ये समझौता किया, तो इसे एक बात पता चल गई थी कि पलानीस्वामी को जैसे तैसे सत्ता हासिल करनी है। अब तमिलनाडु के करूर के अंदर सोमवार को एनडीए गठबंधन यानी आज एनडीए के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री एमआर विजय भास्कर के प्रचार के दौरान डीएमके और एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर मारपीट हो जाती है दोस्तों। इस मौके पर पुलिस ने हालात को काबू करने की कोशिश की और घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। राहुल गांधी सोमवार को कन्याकुमारी यानी आज राहुल गांधी कन्याकुमारी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कन्याकुमारी वो इलाका है जहां पर तमिलनाडु में अमूमन भारतीय जनता पार्टी कभी 2-3 चुनाव के बाद कभी एक बार जीत जाती है दोस्तों। तो तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुछ हद तक पार्टी की मजबूती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी दी है डीएमके पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी को खासकर कन्याकुमारी में बुरी तरीके से हराया जाए और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी में प्रचार करने के लिए इसीलिए पहुंचे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस द्रविड़ विचारधारा यानी डीएमके की विचारधारा से नफरत करती है, क्योंकि तमिलनाडु पर बीजेपी राज करना चाहती है। तमिल भाषा की रक्षा करने के लिए तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार बनाना जरूरी है। राहुल गांधी ने आम जनता से वादा किया कि डीएमके की सरकार बनने पर विकास को और तेजी से किया जाएगा और संस्कृति और तमिल भाषा की रक्षा के लिए सारे उपाय अपनाए जाएंगे। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी आगे तमिलनाडु में एक और बयान देते हुए कहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खुद का मुख्यमंत्री बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी बीजेपी को पता है कि तमिलनाडु उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी दोस्तों। तो बीजेपी केवल कोशिश कर रही है कि इनडायरेक्ट तरीके से यानी घुमाकर तमिलनाडु की सरकार को कंट्रोल किया जाए और इसके लिए बीजेपी एआईएडीएमके की सरकार बनाना चाहती है। जैसे बीजेपी ने बिहार में किया हूबहू उसी तरीके की रणनीति और बीजेपी तमिलनाडु के अंदर काम कर रही है। और नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जैसे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना खुद की कठपुतली वाला मुख्यमंत्री बिठा दिया नीतीश कुमार को हटाकर, तो इसे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी जाता है अगर उसके इतिहास में कुछ खराबी है तो बीजेपी उस इतिहास का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को पोस्ट से हटा देती है। यानी कहे तो नीतीश कुमार को पोस्ट से हटाने को लेकर बीजेपी को जो सफलता मिली है उसके पीछे एक बड़ा कारण राहुल गांधी नीतीश कुमार का इतिहास बता रहे हैं दोस्तों। और कोई नेता किसी दूसरे के सामने तभी झुकता है जब उसने कुछ गलती की होती है। तो क्या नीतीश कुमार ने किसी बड़े भ्रष्टाचार से बचने के लिए यानी किसी भ्रष्टाचार के मामले में उनके नाम को बचने के लिए या किसी और तरीके के कुछ बहुत बड़े कांड में उनके नाम को बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है? ये एक बड़ा सवाल होगा दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर भी एआईएडीएमके को बीजेपी कंट्रोल करने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल कर सकती है जो बीजेपी ने बिहार के अंदर किया था। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भाजपा के लोग जब देखो तब देखो केवल एक ही बात बोलते रहते हैं कि भारत विश्व गुरु है दोस्तों। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दुनिया भर के इतिहास के बारे में देखेंगे या दुनिया भर की खबरों को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि भारत की रणनीति कितनी बुरी तरीके से कई मामले पर फेल होती हुई नजर आ रही है। ईरान और इजराइल के मामले को लेकर युद्ध के मामले पर भारत को कोई देश पूछ नहीं रहा है दोस्तों। खासकर जो डील चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, पाकिस्तान उसके लिए दलाली कर रहा है या यूं कहिए कि उस डील को पक्का करने के लिए काम कर रहा है, जबकि भारत की भूमिका उस स्तर पर नहीं है दोस्तों जो एक विश्व गुरु की होनी चाहिए। ये बात स्वीकार करने पर कुछ लोग भारत में अन्य लोगों को देशद्रोही जरूर बताएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि विश्व गुरु वाली अभी भारत की कोई क्षमता दुनिया भर के अंदर दिखाई नहीं देती है दोस्तों। और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जब सच्चाई स्वीकार करेंगे तभी जाकर देश आगे बढ़ेगा। और ये बयान अब कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले नेता मुरली मनोहर जोशी ने दी है दोस्तों। जोशी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जब उनसे मीडिया ने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए कि हम आजकल विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु हमको होना चाहिए, हम लोग कभी विश्व गुरु थे इस बात को मानते हैं, लेकिन आज ये कहना कि हम विश्व गुरु है ये एकदम गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम विश्व गुरु नहीं है और ये बात एकदम सही बोल रहे हैं मुरली मनोहर जोशी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मुरली मनोहर जोशी मोदी और शाह से तो ज्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी बनाई है, तो भाजपा वालों को अपने संस्थापक
सदस्यों के बारे में देखना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखे तो आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर किया बहुत